हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि रासायनिक बलगतिकी होता है, केमिकल काइनेटिक्स होता है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है और आप रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल रिवाइज़ करा दूंगा। शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करने में हमें कई फ़ायदे होते हैं। देखिए, पहला हमें टाइम कम लगता है और दूसरी बात हम सारी चीज़ों को कवर कर पाते हैं और भी बहुत सारे जो बेनिफिट होते हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स को ज़रूर पढ़ा करें। एंड फ्रेंड्स, इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। आप टेलीग्राम पर जाएंगे एंड वहाँ पर सर्च करेंगे PCM लाइव लर्निंग, तो ये PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बिल्कुल वन शॉट समझ लीजिए कि इस चैप्टर का वन शॉट है और बिल्कुल डीपली हम समझने वाले हैं। हर एक टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर क्या होती है या अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए, दर और वेग बात एक ही है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है अभिक्रिया की दर या वेग। ओके, अब बात करते हैं अभिक्रिया की दर या वेग होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। ओके, यानी कि इकाई समय में, यानी कि कोई एक समय होगा और उसमें जो अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा ना, उसकी कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो है चेंजेज आएंगे और उस चेंजेस को ही हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर या फिर वेग, है ना दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, यानी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, A + B = C + D, इसका मतलब है अभिक्रिया के लिए हमने एक अभिक्रिया मान ली है कि A + B = C + D हमारा जो है एक अभिक्रिया है। अब यहाँ पर आप कहेंगे स्मॉल a क्या है और कैपिटल A क्या है। तो देखिए, स्मॉल a जो है अणुओं की संख्या है और कैपिटल A जो है हमारा अभिकारक है। तो फ्रेंड्स, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी। देखिए, अभिक्रिया की दर बराबर -1/a dA/dt बराबर -1/b dB/dt बराबर 1/c और dC/dt बराबर 1/d dd/dt। अब यहाँ पर मैंने ये क्या क्या बोल दिया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं। देखिए, अभिकारक जो है हमेशा तीर के इस साइड लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा तीर के इस साइड लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड, इस बात को आप ध्यान रखना है कि जो आपके अभिकारक होते हैं वो तीर के इस साइड लिखे जाते हैं, तीर के पीछे, और जो उत्पाद होते हैं वो तीर के आगे लिखे जाते हैं, यानी इस साइड लिखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ कि अभिकारक और उत्पाद क्या हैं, तो A और B हमारे क्या है, अभिकारक हैं, और C और D क्या है, हमारे उत्पाद है ना। ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब हम अभिकारक रखते हैं किसी अभिक्रिया में, अभिकारक को मिश्रण करके हम उसे रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्या है, उत्पाद बनता है। यानी कि अभिकारक पहले होता है हमारे पास पहले से ही, उत्पाद जो है अभिकारक से ही बनता है ना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो अभिकारक से ही उत्पाद बन रहा है, यानी कि अभिकारक घटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा। तो यानी कि अभिकारक जो होता है वो घटता है और उत्पाद जो होता है वो बढ़ता है। इसलिए हम जो है प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए, अभिकारक पर हमेशा माइनस का चिन्ह लगेगा, क्यों, क्योंकि वो घटता है, और उत्पाद पे जो हमेशा प्लस का साइन लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उत्पाद हमेशा बढ़ता है ना कि घटता है। ओके, तो अभिक्रिया के लिए इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए माइनस माइनस लगाया है और यहाँ पर प्लस प्लस। ओके, तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है A हमारा क्या है, अभिकारक है, ये घटेगा इसलिए माइनस। B हमारा क्या है, अभिकारक है, ये भी घटेगा तो इसलिए यहाँ पर माइनस। लेकिन C हमारा जो है उत्पाद है, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि ये बढ़ता है, और D हमारा उत्पाद है, ये भी बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 1/a क्या है ना, 1/a क्या है। तो देखिए, जो अभिकारक है उसकी अणुओं होंगे, अणुओं की संख्या होगी कुछ, जैसे 2 3 4 है ना, तो उसको 1 करके लिखना है। जैसे कि 2a + 2b होता है ना, तो 1/2 इस तरह से लिखते, माइनस इसलिए लगाते क्योंकि अभिकारक है, इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, A क्या है, हमारा अणुओं की संख्या है। अगर यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी होगा तो वो 1 करके लिखा जाएगा, यहाँ पर भी 1 करके और उत्पाद में भी 1 करके ही लिखा जाएगा। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं मात्रक की ओर, है ना। मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
क्या होता है मात्रक इसका? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका मात्रक है, इसे याद रखेंगे। एंड एक और मात्रक है इसका मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, एक और है एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स और एक और है एटमॉस्फेरिक मिनट इनवर्स। यानी कि सभी मात्रक एक ही है, आपको याद रखनी है बस, है ना। ये सारे मात्रक आपको याद रखने हैं। ओके दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है औसत दर या औसत वेग। अब देखिए हमने अभिक्रिया की दर तो पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं औसत दर या फिर औसत वेग आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे औसत दर या औसत वेग क्या होता है। किसी निश्चित समयांतराल यानी डेल टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन यानी डेल सी, उसको ही हम क्या कहते हैं? औसत दर या औसत वेग कहते हैं। यानी कोई एक निश्चित समयांतराल होगा हमारे पास और उसमें जो है क्या होगा? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा और उसको ही हम क्या कहेंगे? औसत दर या औसत वेग कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए आर एवरेज, देखिए जो आपका अभिक्रिया की दर होती है उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे एवरेज लिखा है, एवरेज AVE, इस तरह से आर के नीचे आर के बेस में आपको AVE लिखना होता है। आर एवरेज बराबर देखिए प्लस माइनस लगाया है। प्लस माइनस क्यों लगाया है पहले आप समझेंगे, यहाँ तक मैं आपको ये फॉर्मूला समझाता हूँ। देखिए आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। आर बोले तो देखिए यहाँ पर आर जो है कैपिटल आर, उसे हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, रिएक्टेंट है ना, जो अभिकारक होता है ना उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आर लिखा गया है। और यहाँ पर पी लिखा गया है, पी बोले तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट, उसके लिए यहाँ पर पी लिखा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे माइनस क्यों लगाया वो तो मैंने आपको समझा दिया, वो बार बार नहीं समझाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपका R2 माइनस R1 यानी बाद में उत्पाद है और पहले वाला था, उन दोनों का अंतर ले लेंगे और समय का भी अंतर ले लेंगे, इन दोनों का अनुपात कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल P अपॉन डेल T बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इस तरह से जो है ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। और अगर आप बिल्कुल डीप में समझना चाहते हो तो आप जो है लेक्चर देख सकते हो, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी जो हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है चैप्टर रिवाइज हो जाए कम से कम टाइम में, है ना। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? देखिए किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि ये अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की औसत वेग और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, या ये तीनों जो रिएक्शन है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर भी देखिए किसी निश्चित क्षण की बात हो गई, यानी तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक नोट याद रखना है, जो आपका तात्क्षणिक वेग होता है ना वही जो है अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है, यानी तात्क्षणिक वेग ही अभिक्रिया का वास्तविक वेग होगा, इसे आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है फैक्टर्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे आप याद रखेंगे। देखिए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक टोटल आपके 4 हैं, चारों को आपको याद रखना है। देखिए पहला है अभिकारकों की सांद्रता, यानी अभिकारकों की कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है अभिक्रिया की दर पर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपका सरफेस एरिया होता है ना, तो उससे भी जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है ये, है ना। नेक्स्ट आपका है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आप जानते हो उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का काम होता है किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या घटा देना, है ना। और ध्यान देंगे उत्प्रेरक भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, है ना। धनात्मक उत्प्रेरक हमेशा जो है अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश। प्रकाश के थ्रू भी जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित होती है। एंड जो आपका 5th है ताप, टेम्परेचर भी जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ओके, तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आए तो इस तरह से आपको लिखना है, लेकिन ये मैंने जो है शॉर्ट में लिखे हैं, आपको इनके बारे में एक्सप्लेन भी करना होता है ना। वो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो मैंने आपको जो है वीडियो में बता रखा है और आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ रखा है चैप्टर तो आप जानते होंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा है देखिए वेग नियम है। ये वेग नियम क्या होता है? वह गणितीय व्यंजक जो अभिक्रिया की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेग नियम कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए a + b इक्वल टू प्रोडक्ट बराबर के a की पावर x इंटू b की पावर y। अब यहाँ पर ये क्या है वो आप लेक्चर में पढ़ लेंगे, आपने आई होप पढ़ ही रखा होगा, तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम पॉइंट ले लेते हैं। देखिए वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, है ना। इसे हम k से डिनोट करते हैं और इसके 2 नाम है, याद रखेंगे, किसी भी नाम से आ सकता है, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है,
देखिए प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया की दर ही वेग स्थिरांक कहलाती है। यानी कि जो आपका प्रत्येक कोई भी जो आपका अभिकारक होता है, प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई यानी कि एकांक होने पर अभिक्रिया की दर जो है वही जो है स्थिरांक कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, देखिए मोल प्रति लीटर 1 - n, मोल प्रति लीटर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसे कह सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आता है होता है ATM की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आपका जो है क्या है, आपका वेग स्थिरांक की इकाई है, इसे आप याद रखेंगे, मात्रक है, इसे आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इसी में है जो n है, n क्या है, तो देखिए जहाँ n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसा कि इसके जस्ट बाद हमने ये हेडिंग डाल रखी, देखिए अभिक्रिया की कोटि है ना। अब देखिए n बराबर अभिक्रिया की कोटि है, इसे आप याद रखेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की दर समीकरण अर्थात वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग। अब यहाँ पर ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगी। देखिए a + b = प्रोडक्ट के लिए r बराबर KA⁴x इंटू B⁴y, ये हमारा है। कोटि क्या हो जाएगी x/। अब देखिए जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर जो घात होती है ना, उन दोनों का योग कर देंगे ना तो कोटि हो जाएगी। देख सकते हैं x और y, A⁴x थी, B⁴y है, तो यहाँ पर हुआ क्या, कोटि हमें निकालना है, तो x + y कर देंगे तो x + y हमारी कोटि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा 40% जो है चैप्टर अभी निपटा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देख लेते हैं ये क्या होता है। देखिए इनकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, इनकी दर जो है अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करती, निर्भर ही नहीं करती। कैसे, यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। H2 + Cl2 ये सनलाइट में होता है, H सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश है ना। अब देखिए 2HCl बनाता है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल है 2NH3 ये जो है AU या PT की उपस्थिति में होता है और ये क्या बनाता है N2 + 3H2। ओके 3H2 ये बनाता है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये कोई डिपेंड थोड़ी ना कर रही है किसी पे, यानी ये और ये एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, सनलाइट के थ्रू होती है, तो इसलिए जो है इसकी पावर क्या हो जाएगी 0, यानी कि इसकी घात क्या हो जाएगी 0, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपका यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से समझने की प्रयास करिएगा। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का व्यंजक k बराबर x/t होता है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल T½ बराबर A0, ये कंसंट्रेशन मतलब होता है इस ब्रैकेट का, ध्यान रखेंगे, /2k ये होता है। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है इसे समझते हैं। इनकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी इनकी दर जो है एक अभिकारक यानी प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2N2O5, ये हमारा प्रोडक्ट बनाएगा 4NO2 + O2। अब यहाँ पर दर देखते हैं तो दर बराबर K N2O5 इसकी पावर 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल आपका जो है C12H22O11 है ना प्लस H2O यानी जल और चीनी। अब इनका जो है करेंगे तो क्या होगा, देखिए ग्लूकोज बनेगा और इसके जो है 2 अणु बनेंगे है ना। अब यहाँ पर देखिए R बराबर K C6H12O6 है ना, यहाँ पर आएगा C6H12O6 ये आ जाएगा है ना। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे K का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स या फिर आवर इनवर्स। अब यहाँ पर देखेंगे सांद्रता n गुना बढ़ाने पर वेग भी लगभग n गुना ही बढ़ जाता है, यानी कि अगर किसी अभिकारक की सांद्रता आप n गुना बढ़ा रहे हो तो वेग भी n गुना बढ़ जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेग समीकरण क्या होता है, k बराबर 2.303/t log base 10 a/a-x। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेग समीकरण है ना। अब यहाँ पर T½ की बात करते हैं तो अर्धायुकाल T½ बराबर 0.693/k ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। इन दोनों फॉर्मूलेस को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से जो है न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो देखिए किसी संतुलित सरल प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या
अणुओं की जो टोटल संख्या होगी, कुल संख्या होगी, उसी को अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक अणु का अभिक्रिया, द्वि अणु का अभिक्रिया, त्रि अणु का अभिक्रिया। अब देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल इसके, है ना। प्रथम यानी एक अणु का अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए H2O2, ये हमारा H2O प्लस हाफ O2 बनाएगा। और द्वि अणु का अभिक्रिया में देखिए 2HI, ये हमारा क्या बनाएगा H2 प्लस I2। त्रिक अणु का अभिक्रिया में देखिए 2NO प्लस O2, ये हमारा बनाएगा 2NO2। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो एक अणु का अभिक्रिया होगी ना, उसमें अभिकारक की संख्या 1 होगी। देखिए अभिकारक है, इसकी संख्या कितनी, 1 है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 है, HI कितने 2 है, तो इसलिए द्वि अणु का अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो त्रि अणु का अभिक्रिया है, तो इसमें 2 ये है और 1 ये है। ध्यान देंगे 1 हमारा O2 है और 2 हमारा NO है, तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो गए, तो त्रि अणु का अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। एंड इसके बाद हमारे कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला नोट है, जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूरी हो जाती है उसे सरल या प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, परंतु जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो अभिक्रिया एक ही पद में पूरी हो रही है उसे हम प्राथमिक या सरल अभिक्रिया कह सकते हैं, और जो हमारी एक से ज़्यादा पद में पूरी हो रही है उसे हम जटिल अभिक्रिया कहेंगे, जटिल रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारी ये अभिक्रियाएँ हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, देख सकते हैं एक ही स्टेप में पूरी हुई हैं, तो इसलिए ये रासायनिक सरल अभिक्रियाएँ हैं। और जटिल अभिक्रियाएँ भी होती हैं कुछ, वो भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये आपको याद रखना है नोट, है ना। नेक्स्ट हमारा है, आणविकता केवल सरल रासायनिक अभिक्रिया की ही निकलती है, यानी कि जो आणविकता है वो केवल सरल रासायनिक अभिक्रिया की ही निकलती है। जटिल रासायनिक अभिक्रिया के प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग ज्ञात की जाती है, यानी कि कोई सरल अभिक्रिया है तो उसकी आणविकता निकल जाएगी बहुत आसानी से, लेकिन जो जटिल अभिक्रिया है उसको प्रत्येक पद यानी कि 2 3 4 कोई कितने भी पद होंगे तो हमें सब पद की अलग अलग जो है आणविकता निकालनी पड़ती है, ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, कोटि प्रयोगों के आधार पर तथा आणविकता क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात की जाती है। अब आपसे कोई पूछ ले कोटि किस आधार पर आप निकालते हो, तो प्रयोगों के आधार पर निकालते हैं। आणविकता किस आधार पर निकालते हो, तो क्रियाविधि के आधार पर निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड अभी तक आपने जो है इस चैप्टर को 80% पढ़ लिया है, अभी 20% बचा है, तो चलिए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है छद्म या आभासीय एकाणुक अभिक्रिया, इसे पढ़ लेते। देखिए जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक हो उन्हें हम छद्म या फिर आभासीय एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3COO C2H5 एंड यहाँ पर H2 है और ये H पॉजिटिव क्या दर्शाता है, अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखिए CH3COOH और C2H5OH। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपकी आणविकता है वो कितनी है, 2 है। आणविकता 2 क्यों है, देखिए एक रिएक्टेंट आपका ये है, एक रिएक्टेंट आपका ये है, तो 2 आणविकता हो गई और कोटि 1 होगी। कोटि 1 क्यों होगी, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट पर ये जो है अभिक्रिया निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसकी कोटि 1 हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव आर्हेनिक समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि ये जो अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव होता है वो हम सिर्फ आर्हेनिक समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। आर्हेनिक समीकरण ये होती है, देखिए K बराबर AE माइनस E अपॉन RT। देखिए K बराबर AE इंटू में है और E की पावर में होता है माइनस का EA अपॉन RT। EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, ओके याद रखेंगे। जहाँ पर देखिए A क्या है, कंपन आवृत्ति गुणांक है, K क्या है, वेग स्थिरांक है, EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, और R क्या है, गैस स्थिरांक, और T क्या है, परम ताप है, जिसे हम केल्विन में मापते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये आपको याद रखना है, ताप बढ़ाने पर उन अणुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा EA एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसे, ओके, से अधिक होती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ओके, यानी ताप बढ़ाने पर उन अणुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा यानी कि EA से अधिक होती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपके समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।